नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें माँ और मामा अपनी बेटी के जान के दुश्मन बन बैठे। आपने आज तक सैकड़ों लव स्टोरियां सुनी होंगी, लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लेकिन यह कहानी है जस्सी और मिट्ठू की। यकीन मानिए, जब मैंने यह कहानी लिखी थी तो 2 दिन तक मैं इस कहानी के बारे में ही सोचता रहा और यह कहानी मेरे दिल में बस गई। तो चलिए मिलकर जानते हैं जस्सी और मिट्ठू की पूरी कहानी। जसविंदर कौर यानी जस्सी कनाडा में ही जन्मी, वहीं पर पली बढ़ी और वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। उसके परिवार का कनाडा में बहुत ही बड़ा बिजनेस था, इसीलिए उसका पूरा परिवार कनाडा में ही रहता था। जस्सी के परिवार में सबसे ज्यादा उसके मामा सुरजीत बादशाह की चलती थी। उसके परिवार के सभी फैसले सुरजीत बादशाह ही लिया करता था। उसके बाद उसके परिवार में उसकी मां मलकीत कौर की चलती थी। जस्सी का ननिहाल पंजाब के गांव जनराव में था और उसी गांव का रहने वाला था सुखविंदर सिंह उर्फ मिट्ठू। मिट्ठू एक छोटे मोटे किसान का बेटा था। वह अपनी 12th पास करने के बाद कबड्डी का खिलाड़ी बन गया। यह बात है लगभग नवंबर 1994 94 की। जस्सी अपने ननिहाल सर्दियों में घूमने आई हुई थी और बाजार में अपनी माँ और मामी के साथ घूमने और शॉपिंग करने गई थी। दूसरी तरफ मिट्ठू अपना एक कबड्डी का मैच खेल कर आया था और वह अपने कुछ दोस्तों के साथ टेम्पो स्टैंड पर खड़ा हुआ था, अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। तभी जस्सी भी अपनी माँ और मामी के साथ उसी टेम्पो स्टैंड पर आ जाती है। जब मिट्ठू ने जस्सी को देखा तो उसे पहली नजर में ही जस्सी से प्यार हो गया। उसे प्यार के कीड़े ने काट लिया। तभी टेम्पो भी आ जाता है और सभी लोग उस टेम्पो में बैठ जाते हैं। जस्सी उस टेम्पो के पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, जिसका मुंह पीछे की तरफ ही होता है, और मिट्ठू उस टेम्पो के पीछे की तरफ लटका हुआ था, जस्सी के बिल्कुल सामने। शायद जस्सी को भी मिट्ठू पसंद आ चुका था। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी और वह बार बार मिट्ठू की तरफ ही देख रही थी। यह सब देखकर मिट्ठू भी घायल हो चुका था और वह अपने एक दोस्त से कहता है कि अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं अपनी सारी जिंदगी इस पर कुर्बान कर दूं। तभी जस्सी अपने हैंडबैग से एक डायरी निकालती है और सभी से छुपाकर उसमें कुछ लिखने लगती है। और जब टेम्पो गांव में पहुंच जाता है तो जस्सी मिट्ठू को एक पर्ची देती है और टेम्पो से उतरकर अपने घर की तरफ चली जाती है। मिट्ठू जब उस पर्ची को खोलकर देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस पर्ची में लिखा हुआ था आई लव यू। लेकिन अभी तक मिट्ठू को जस्सी के बारे में कुछ नहीं पता था कि वह कौन है और कहाँ रहती है। लेकिन जस्सी के पहनावे से ऐसा लग रहा था कि वह इंडिया से बाहर की रहने वाली है। यह सब सोचते सोचते मिट्ठू अपने घर पर आ जाता है। जस्सी के ननियाल का घर गांव का सबसे बड़ा घर था। उस घर के पीछे का दरवाजा मिट्ठू के घर के पास ही खुलता था। मिट्ठू को अपने घर आए हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके घर के बाहर जस्सी एक स्कूटर लेकर पहुंच जाती है और स्कूटर को बंद कर देती है और हेल्प हेल्प की आवाज लगाने लगती है। जब वह अपने घर के बाहर जाता है तो उसको वहां पर जस्सी खड़ी मिलती है। दोनों के बीच में हाय हेलो होता है और एक दूसरे का नाम पूछते हैं। फिर मिट्ठू उसको कहता है कि आपसे एक बार मिलना है। फिर दोनों एक जगह डिसाइड करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर मिलेंगे। मिट्ठू उसका स्कूटर स्टार्ट करके दे देता है और मजाक में कहता है कि अगर स्कूटर चलाना नहीं आता तो एक ड्राइवर भी रख लो। फिर जस्सी अपने घर पर चली जाती है और घर जाते ही वह अपने घर की छत पर चढ़ जाती है और मिट्ठू की तरफ हाथों का इशारा करने लगती है। यह सब देखकर मिट्ठू की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन वह उससे मिलने बाजार चला जाता है। जस्सी अपनी माँ और मामी के साथ एक कपड़े की दुकान में शॉपिंग कर रही थी। मिट्ठू भी उस दुकान में घुस जाता है। जस्सी उस दुकान के एक सोफा पर बैठी हुई थी तो मिट्ठू भी उस दुकान में जाकर उस सोफा के अपोजिट साइड के सोफा पर बैठ जाता है। जस्सी उस वक्त कॉफी पी रही थी। वह कॉफी वह मिट्ठू को दे देती है और मिट्ठू भी उस कॉफी में से 2 सिप मारकर वापस जस्सी को दे देता है। अब इन दोनों का रोज रोज का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। वह कभी गांव में मिलते तो कभी गांव के बाहर, कभी कैफे में मिलते। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाने लगे थे। लेकिन अब जस्सी का फिर से कनाडा जाने का समय आ चुका था। जस्सी मिट्ठू से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इसीलिए जस्सी कनाडा जाने के 1 दिन पहले अपना पासपोर्ट फाड़ देती है ताकि उसे कनाडा ना जाना पड़े और वह कुछ समय और मिट्ठू के साथ रह सके। जस्सी ने अपने घर वालों को बताया कि उसका पासपोर्ट गुम हो गया है, लेकिन घर वालों की फ्लाइट की टिकट बुक थी तो घर वाले तो चले जाते हैं और जस्सी वहीं पर रह जाती है। लेकिन जस्सी के मामा सुरजीत बादशाह ने 10 से 15 दिन में ही जस्सी को नया पासपोर्ट भिजवा दिया और फिर 1995 95 में जस्सी फिर से कनाडा लौट जाती है। जाने से पहले दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वह एक दूसरे को खत लिखते रहेंगे और फोन पर भी बातें करेंगे। उस समय सभी के पास फोन नहीं हुआ करता था। जस्सी कनाडा से मिट्ठू को अंग्रेजी में खत लिखती, लेकिन अपने मिट्ठू
भाई साहब को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो वह अपने गांव के ही एक लड़के से वह खत पढ़वाता। फिर मिट्ठू जस्सी को अपनी पंजाबी में खत लिखता, लेकिन उधर जस्सी को भी पंजाबी नहीं आती थी, लेकिन वह धीरे धीरे करके पंजाबी पढ़ लेती थी। मिट्ठू का खत जस्सी की एक दोस्त के घर पर जाता था ताकि घर वालों को कुछ भी पता ना चले। दोनों एक फिक्स डेट एंड टाइम पर कॉल करते, लेकिन मिट्ठू के घर में अब तक फोन नहीं था। वह अपने पास ही के गांव में एसटीडी पर जाकर जस्सी से बात किया करता था। ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। उधर जस्सी मिट्ठू को कनाडा बुलाने के लिए उसके कागज बनवाने की कोशिश कर रही थी। अब तक जस्सी भी शादी के लायक हो चुकी थी। जस्सी के घर वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जस्सी अपने घर वालों से कहती है कि वह शादी सिर्फ इंडिया में ही करेगी। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बता सके, क्योंकि वह यह बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसके घर वालों को मिट्ठू के बारे में पता चला तो उसके घर वाले मिट्ठू को परेशान करना शुरू कर देंगे और उसका इंडिया जाना भी बंद करवा देंगे। इसीलिए वह चुपचाप रहती है। 1999 में जस्सी के घर वाले फिर से छुट्टियां मनाने के लिए इंडिया आते हैं। उनके साथ जस्सी भी इंडिया आ जाती है। घर वाले इंडिया आते ही जस्सी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ जस्सी और मिट्ठू फिर से एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। जब मिट्ठू जस्सी को कहता है कि अपने घर वालों को हमारे प्यार के बारे में बता दो, तो जस्सी ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जस्सी अपने माँ और मामा के बारे में अच्छे से जानती थी कि वह कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। और फिर यह दोनों चुपके से शादी करने का प्लान बनाते हैं। दोनों अपने घर वालों को बिना बताए कोर्ट में जाकर 15 मार्च 1999 को शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी यह दोनों अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताते और वैसे ही छुप छुप कर मिलना जारी रखते हैं। और फिर 1 महीने बाद जस्सी फिर से कनाडा लौट जाती है। जस्सी के जाने के बाद यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि जस्सी और मिट्ठू ने लव मैरिज कर ली है। लोग मिट्ठू से यह बात पूछते तो मिट्ठू उनको कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमने कोई भी शादी नहीं की है। यह बात मिट्ठू के घर वालों तक भी पहुंची थी, तो घर वालों को भी मिट्ठू ने यही बताया कि मैंने कोई भी शादी नहीं की है। लेकिन यह बात घूमते घूमते जस्सी के मामा सुरजीत बादशाह तक भी पहुंच जाती है। सुरजीत बादशाह भी कनाडा में ही सभी के साथ रहा करता था। उन लोगों ने जस्सी का घर से निकलना बंद करवा दिया। जस्सी ने यह बात अपनी माँ को बता दी कि जी माँ, मैंने शादी कर ली है। तो जस्सी की माँ और मामा ने जस्सी पर तलाक के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जस्सी ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देती है। जस्सी को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा जाता है, लेकिन जस्सी फिर भी तलाक के लिए तैयार नहीं होती। कुछ दिन बाद जस्सी की माँ जस्सी को कुछ कागजात देती है और वह कहती है कि यह कागजात हमारी इंडिया की जमीन के हैं, और उन सभी कागजों के बीच में एक खाली पन्ना भी लगाया हुआ था। जस्सी ने बिना कुछ सोचे समझे उन कागजों पर साइन कर दिया। फिर जस्सी की माँ और मामा ने उस कोरे कागज पर यह लिखा कि मैं जस्सी हूँ। जब मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई तो वहाँ पर मिट्ठू ने मुझे अपने दोस्तों के साथ किडनैप कर लिया और मुझसे जबरन शादी कर ली, और यह कागज पंजाब के SSP के पास भेज दिया, शिकायत कर दी। अब मिट्ठू पर किडनैपिंग का केस लग चुका था। मिट्ठू के साथ हैरेसमेंट होना शुरू हो जाता है। उसके दोस्तों को भी परेशान किया जाता है। जो दोस्त मिट्ठू की शादी के गवाह थे उन सभी को भी मिट्ठू के खिलाफ गवाही देने के लिए परेशान किया जाता है, लेकिन वह दोस्त भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते। उनको पुलिस के द्वारा मारा पीटा जाता है, लेकिन फिर भी वह दोस्त मिट्ठू के साथ डट कर खड़े रहे। मिट्ठू पर भी अलग अलग फर्जी केस लगाए गए। उनमें से एक केस तो रेप का भी था, लेकिन मिट्ठू भी हार नहीं मानता। मिट्ठू अपने एक दोस्त के थ्रू उस पुलिस अफसर से बात करता है। उस अफसर को बताता है कि सर, मुझे फंसाया जा रहा है। तो वह पुलिस अफसर मिट्ठू से कहता है कि देख मिट्ठू, जस्सी के मामा ने मुझे एक जैन गाड़ी गिफ्ट किया है। अगर तू मुझे एक बुलेट मोटरसाइकिल दे देगा तो मैं तुझे परेशान करना बंद कर दूंगा। लेकिन मिट्ठू उस पुलिस अफसर को कहता है कि सर, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और उस पुलिस अफसर को 30,000 रुपए देता है ताकि वह उसे परेशान ना करे। 30,000 रुपए लेने के बाद वह पुलिस अफसर 2-4 दिन तो मिट्ठू को परेशान नहीं करता, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर से वही हैरेसमेंट होना शुरू हो जाता है। मिट्ठू के माँ और नाना, मौसा और मौसी, इन सभी को उठाकर पुलिस थाने में डाल दिया जाता है। उनको भी परेशान किया जाता है। दूसरी तरफ जस्सी को उसके घर वालों ने घर में ही बंद कर रखा था, लेकिन किसी तरह जस्सी मिट्ठू के पास कॉल करती है। तो मिट्ठू उसको कहता है कि जस्सी, तूने ये क्या किया? तूने मुझ पर किडनैपिंग का केस लगवा दिया। जब यह बात जस्सी को पता चलती है तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसकी माँ ने उसको कोरे कागज पर साइन क्यों लिए थे। जस्सी मिट्ठू को सारी बातें बताती है
और कहती है कि मैं इंडिया आ रही हूँ, मैं पुलिस को सारी बात बता दूंगी तो पुलिस तुम्हें परेशान नहीं करेगी। इस बात पर मिट्ठू जस्सी से कहता है कि तुम्हें इंडिया आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस इतना करो कि पुलिस वालों को एक खत लिख दो। फिर जस्सी पुलिस वालों को एक मेल करती है और उसमें कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मिट्ठू ने मेरे साथ कोई भी अपहरण नहीं किया। यह मेल पंजाब के एसपीडी के पास पहुंच जाता है तो एसपीडी मिट्ठू से कहता है कि यह मामला अब कोर्ट में जा चुका है, लेकिन अब तुम अपनी बेल करवा सकते हो, और मिट्ठू अपनी बेल करवा लेता है। जब यह बात जस्सी के मामा सुरजीत बादशाह को पता चलती है तो वह जस्सी को फिर से मारना पीटना शुरू कर देता है। इस सब से परेशान होकर जस्सी कनेडियन पुलिस अपने भाई और पिता का सहारा लेती है और अपने घर से अपने दोस्त के घर पर आ जाती है। जस्सी के पिता और भाई को जस्सी के उस रिश्ते से कोई भी दिक्कत नहीं थी, वह जस्सी की मदद कर रहे थे। और फिर मई 2000 में जस्सी फिर से इंडिया लौट आती है और 12 मई को कोर्ट में वह अपनी गवाही देती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मेरे साथ कोई भी अपहरण नहीं हुआ है, और मिट्ठू पर लगा हुआ अपहरण का केस हटा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी यह दोनों अपने गांव में नहीं जाते क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि उसका मामा सुरजीत बादशाह उनको हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए वह नई नई जगहों पर रहना शुरू कर देते हैं। कभी वह कुल्लू, कभी वह मनाली रहते तो कभी राजस्थान में आ जाते। लेकिन एक दिन मिट्ठू के घर वालों ने मिट्ठू की शादी की पार्टी रख दी क्योंकि उनको सभी लोग यह कह रहे थे कि मिट्ठू की शादी हो गई, आपने हमें पार्टी नहीं दी, आपने हमें पार्टी नहीं दी। मिट्ठू अपने घर वालों को यह करने से मना भी करता है। वह कहता है कि एक बार यह मामला शांत हो जाने दो, उसके बाद सब करेंगे। लेकिन फिर भी घर वालों ने 12 जून की पार्टी रख दी। इस पार्टी के लिए मिट्ठू के ननिहाल से जस्सी के लिए कुछ गिफ्ट आने थे और वह गिफ्ट जस्सी को ही पसंद करने थे। इसीलिए जस्सी और मिट्ठू पार्टी के 5 दिन पहले यानी 7 जून को अपने ननिहाल नारी के गांव चले जाते हैं। वह लोग अपने ननिहाल में दोपहर को आए थे। उनको आए हुए कुछ ही समय बीता था कि शाम के 7 बजे जस्सी की मां का फोन उसके मामा के घर पर आ जाता है। मिट्ठू का मामा उनसे पूछता भी है कि जस्सी की मां का फोन है, बात करनी है? तो जस्सी कहती है जी हाँ, मुझे बात करनी है। जस्सी अपनी माँ से आधा घंटे से भी ज्यादा बात करती है और वह बहुत ही खुश दिख रही थी। अगले दिन फिर से जस्सी की माँ का फोन आता है। जस्सी फिर से उनसे बात करती है। वह अपनी माँ से मिट्ठू की भी बात करवाने की कोशिश करती है। मिट्ठू उनसे बात कर ही रहा था कि जस्सी का मामा बीच फोन पर ही आ जाता है और मिट्ठू को धमकी देता है कि मिट्ठू, तूने बहुत ही गलत जगह हाथ मारा है, तू अपने औकात भूल गया, तेरी तो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि तूने कहां पर पंगा लिया है। यह सब सुनकर मिट्ठू वह फोन जस्सी को दे देता है, लेकिन जस्सी को धमकी वाली बात नहीं बताता। इसके बाद मिट्ठू पहली बार जस्सी को घर पर अकेला छोड़कर किसी काम से बाहर चला जाता है और उसको वापस लौटने में शाम हो जाती है। मिट्ठू जब घर वापस लौटता है तो वह देखता है कि जस्सी काफी उदास बैठी हुई है। जस्सी मिट्ठू को कहती है कि मैं घर पर बैठी बैठी बोर हो गई, चलो तुम मुझे कहीं घुमाने ले चलो। मिट्ठू उसको कहता है कि अभी नहीं, अभी तो शाम हो चुकी है, हम कल चलेंगे। तो जस्सी फिर से उदास होकर बैठ जाती है। जस्सी को उदास बैठा देख वह जस्सी को खुश करने के लिए वह अपने मामा का स्कूटर लेकर मार्केट ले जाता है। वह दोनों मार्केट जाने के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। मार्केट में ही एक होटल में खाना खाते हैं। यह सब देखकर जस्सी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वह दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वह दोनों जब अपने घर लौट रहे थे तब उनका पीछा एक स्कूटर पर बैठकर 2 लोग करना शुरू कर देते हैं। मिट्ठू जब अपना स्कूटर धीमा करता तो वह स्कूटर भी धीमा हो जाता और जब मिट्ठू अपना स्कूटर तेज करता तो वह स्कूटर भी तेज हो जाता। मिट्ठू को उन पर पूरा शक हो गया तो मिट्ठू ने अपना स्कूटर एक गली में मोड़ दिया, लेकिन वह लोग सीधा ही निकल गए तो मिट्ठू का शक खत्म हो जाता है। इसके बाद मिट्ठू अपना स्कूटर फिर से मोड़ लेता है और अपने मामा के घर जाने के लिए निकल जाता है। उनको रास्ते में एक जगह एक मारुति कार खड़ी हुई दिखाई देती है। वह इलाका काफी ज्यादा सुनसान था। मिट्ठू और जस्सी सोचते हैं कि शायद यह गाड़ी खराब हो गई है, इसीलिए वह दोनों अपना स्कूटर थोड़ा धीमा करते हैं कि तभी उस गाड़ी की पीछे की तरफ से 2 लोग निकलते हैं और उन पर हॉकी से वार कर देते हैं। मिट्ठू उस वक्त स्कूटर चला रहा था। जब उसने हॉकी को देखा तो वह थोड़ा सा झुक गया और वह हॉकी सीधा जस्सी को जाकर लगती है। जस्सी चीखते हुए स्कूटर के नीचे गिर जाती है। मिट्ठू जस्सी को संभालने के लिए चलते हुए स्कूटर से उतर जाता है और जस्सी को अपनी बाहों में ले लेता और पूछता है,
है, जस्सी तुम ठीक हो? कि तभी वह हमलावर मिट्ठू पर वार करना शुरू कर देते हैं। जो हमलावर आसपास में छुपे हुए थे वह भी बाहर निकलकर मिट्ठू को मारने लगते हैं। वह लोग मिट्ठू पर धारदार हथियारों से हमला करते हैं। उस हमले में मिट्ठू के हाथ की एक उंगली भी कट कर अलग हो गई। वह सभी लोग मिलकर मिट्ठू को इतना ज्यादा मारते हैं कि मिट्ठू वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर वह हमलावर जस्सी को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और मिट्ठू को मरा हुआ समझकर वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह हमलावर जस्सी के मामा सुरजीत बादशाह ने भेजे थे। वह लोग जस्सी की बात उसकी माँ मलकीत कौर से भी करवाते हैं। उसकी माँ उससे कहती है, अब तू आजा पुत्र, जो हो गया सो हो गया। तूने एक गलती कर ली, हमने वह गलती सुधार दी, अब सब कुछ पहले जैसा है। यह सब सुनकर जस्सी अपनी माँ को कहती है कि मैं यह बात पुलिस और मीडिया को चीख चीख कर बता दूंगी कि तुमने क्या किया है। दूसरी तरफ कुछ गाँव वालों ने मिट्ठू को वहाँ पर पड़ा हुआ देख लिया और वह लोग तुरंत मिट्ठू को हॉस्पिटल में पहुँचा देते हैं। जब यह खबर मिट्ठू के ननियाल वालों तक पहुँचती है तो वह लोग भी तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागते हैं। मिट्ठू का बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, इसीलिए वह बेहोश पड़ा हुआ था। उधर जस्सी की माँ और मामा उन किडनैपर से कहते हैं कि जस्सी की सांसें भी रोक दो, वरना यह लड़की हमारे लिए खतरा बन जाएगी। फिर वह हमलावर जस्सी को एक फार्म हाउस पर ले जाते हैं और वहाँ पर उसका गला काटकर हत्या कर देते हैं। जस्सी की बॉडी पुलिस को एक नाले में पड़ी हुई मिली। जब पुलिस ने जस्सी की बॉडी की फोटो जस्सी की माँ और मामा को भेजी और उस लाश की पहचान करने को कहा तो उन्होंने उस लाश को पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर जस्सी का अंतिम संस्कार मिट्ठू के ननियाल के गांव वालों ने मिलकर किया। मिट्ठू को उस घटना के 25 दिन बाद होश होता है। जब मिट्ठू को होश आता है तो वह जस्सी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। इस केस में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से कुछ लोग कोर्ट के द्वारा सजा पा चुके हैं और कुछ लोग आजाद भी हो चुके हैं। जस्सी की माँ और मामा को बहुत सी परेशानियों के बाद 18 साल बाद 25 जनवरी 2019 को कनाडा से भारत लाया गया और अब वह सलाखों के पीछे है। मिट्ठू अपने प्यार की लड़ाई अब भी लड़ रहा है। उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वह अपनी जस्सी के कातिलों को सजा दिलवा सके। मिट्ठू को इस केस को बंद करने के लिए 2 करोड़ रुपए और 14 एकड़ जमीन देने का भी वादा किया गया, लेकिन मिट्ठू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मिट्ठू आज भी जिंदा है और वह कोर्ट के द्वारा अपने प्यार की लड़ाई लड़ रहा है। तो यह थी पूरी जस्सी और मिट्ठू की कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। धन्यवाद।